Hello everyone, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा. वेलकम टू पार्ट 2 एक्सेलेंस एंड दिस इज योर पार्ट 2 10th क्लास एक्सेलेंस. चलिए चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी कवर करेंगे. दैट इज योर वाटर रिसोर्सेज. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मोस्ट फेवरेट है सीबीएसई के. उन पर भी गौर करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम. अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. समझ लेते हैं वाटर रिसोर्स होता क्या है. हम सब इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर भी हैं. वाटर आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि अपने आप बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है, वापस से डेवलप हो जाता है. कैसे होता है वाटर दोबारा से डेवलप? बहुत छोटे पीरियड में दोबारा से बन जाता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में हमने बचपन में छोटी क्लासेस से बहुत ज्यादा पढ़ा है. क्या होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? ये कोई वाटर है, कोई लेक है, वाटर बॉडी है. इससे पहले पानी इवेपोरेट होगा सनरेज की वजह से, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बादल यानी क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उससे बारिश होगी और वो वापस फिर से अर्थ के पास आ जाता. तो इस तरीके से पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. पर पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वापस धरती पर जितना कंज्यूम होता है वापस आ जाता है. फिर पानी की स्कैरसिटी क्यों, यानी फिर भी पानी की तंगी क्यों है, इस पे बात करेंगे. उससे पहले ये देख लेते हैं कि वाटर रिसोर्स पूरी अर्थ में कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है. तो बात करूं पूरी अर्थ में, पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर की कंपोजिशन की बात करूं तो पूरी अर्थ पे 71% जो है अर्थ सरफेस वो पानी से भरा हुआ है, कवर है. मतलब पानी बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है. बट अनफॉर्चुनेटली जो ये 71% है, इस सारे को हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इस 71% का मैक्सिमम यानी कि 97.3%, ये 71% का 97.3% जो पानी है वो सेलाइन वाटर है, खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, ओशंस और सीज के अंदर जो प्रेजेंट होता है. जबकि सिर्फ 2.7%, 2.7% ही ऐसा पानी है जो फ्रेश वाटर है और हम ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन और भी देखो, अब आप कहोगे मैम सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है, बट ये सारा का सारा 2.7% आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी मैक्सिमम सारा ही पार्ट किसकी फॉर्म में है? ग्लेशियर की फॉर्म में, यानी बर्फ की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? ग्लेशियर की फॉर्म में. ओनली 2.9% है जो हम ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं, यानी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हुआ या फिर रिवर्स की फॉर्म में हुआ, वो सिर्फ 2.9% है. अब तुम्हें लगेगा मैम प्रॉब्लम ही सारी है कि सिर्फ 2.9% फ्रेश वाटर को ही हम कंज्यूम कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये भी नहीं है, ये 2.9% भी काफी है हम लोगों के लिए. प्रॉब्लम और बहुत सारी है जो ह्यूमन ने क्रिएट करी है वाटर से रिलेटेड. तो चलिए उन पे बात करते हैं. अब सबसे पहले आपका टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी? पानी की कमी यानी वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करके आएंगे? शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड. पानी की कमी किसके कंपैरिजन में? जितनी उसकी डिमांड है. मान लो हमें 3 लीटर पानी चाहिए बट हमारे पास अवेलेबल है 0.5 लीटर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? वाटर स्कैरसिटी. जितनी डिमांड है उतना पानी ना हो, उसकी कमी होना वाटर स्कैरसिटी कहलाता है. वाटर एक स्केयर सोर्स है, यानी एक ऐसा सोर्स है जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लेस क्वांटिटी इन फ्यू एरियाज. कुछ एरियाज में तो पानी की तंगी, स्कैरसिटी, कमी हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि उन इलाकों में पानी की क्वांटिटी, पानी की मात्रा ही बहुत कम है. जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती तो वहां पे पानी की कमी है, वहां पे नंबर जो है पानी का वही कम है, क्वांटिटी ही कम है. लेकिन कई एरियाज जैसे हैं, जैसे दिल्ली, अरे पानी ही पानी है यहाँ पे, इतनी अच्छी खासी बारिश भी हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल्ली जैसे सिटी के अंदर पानी की कमी देखने को मिलती है. वो किस वजह से देखने को मिलती है? पानी की वहां पे क्वालिटी अच्छी नहीं है. यहाँ पे देखो कितना पॉल्यूटेड वाटर है. वाटर तो है बट वो कैसा है? पॉल्यूटेड वाटर. तो पानी की स्कैरसिटी, पानी की कमी किसी भी रीजन में दो कारणों से हो सकती है, टू एस्पेक्ट्स की वजह से. एक हो गया आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि नंबर, अमाउंट ऑफ पानी ही कम है. दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि पानी तो बहुत ज्यादा है पर उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. चलिए अब बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से एस्पेक्ट की? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि पानी की शॉर्टेज है, कमी है. क्यों है? क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती है. जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, अब आप बोलोगे मैम बारिश, देखो कुछ तो ऐसे एरियाज होंगे, ये आपका दिखा रखा है क्लाउड,
पानी की क्वांटिटेटिव की वजह से कहाँ कहाँ कमी होगी। ये क्लाउड दिखा रखा है, बारिश हो ही नहीं रही है, पॉज लगा रखा है, स्टॉप। ऐसा हमें कौन से एरिया में देखने को मिलता है? एरिड और डेजर्ट एरिया के अंदर। तो इन एरिया के अंदर आपको पानी की कमी इस वजह से होती है। इन द डेजर्ट एंड द सेमी एरिड एरिया, डेजर्ट और सेमी एरिड यानी सूखे एरियाज के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज ड्यू टू द, वहां पे पानी की शॉर्टेज किसकी वजह से है? लेस रेनफॉल, कम बारिश होने की वजह से पानी कम है, ठीक है। वहीं पे ये एक एरिया है, यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, रेनफॉल भी अच्छी खासी है, पर कह रहे हैं यहाँ पे भी पानी का जो अमाउंट है वो कम है। क्यों है? बारिश तो अच्छी खासी हो रही है, नीचे तो देखो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो एरियाज भी पानी की कमी से बहुत ज्यादा सफर करते हैं, परेशान है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा हाई या फिर लार्ज पॉपुलेशन। सिमिलरली हरियाणा, पंजाब, ये भी वाटर शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी को बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाता है खेती के अंदर। देखो अब इस फील्ड के अंदर कितना पानी, स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है। तो जो पानी है हरियाणा और पंजाब के अंदर किस लिए स्केयर है, किस लिए कम है वो? बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर में एक्सेस यूज किया जाता है, ठीक है। कई एरियाज में हमें पानी के रिलेटेड लड़ाइयां इसलिए देखने को मिलती है, जैसे कि गुजरात का जो साबरमती रीजन है, वहां पे ऑलमोस्ट रायट्स यानी दंगे कर दिए थे किसानों ने पानी को लेके। क्यों? क्योंकि वहां पानी तो था, लेकिन वो पानी सारा का सारा कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा था? शहरों में ट्रांसफर किया जा रहा था, और गांव में इसी वजह से सूखा पड़ गया था। पानी है साबरमती वाले जो रीजन है वहां पे, लेकिन वो सारा का सारा पानी कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं शहरों में, और जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। तो ये है कि क्वांटिटी, नंबर ही कम है पानी का, तब जो प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा बोलेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि भाई पानी की क्वालिटी खराब है इसीलिए पानी की कमी है। वैसे तो पानी पानी अवेलेबल है हर जगह, पर ये है तो नहीं किसी तरीके का जिसको हम कंज्यूम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एरियाज के अंदर एनफ वाटर होता है, काफी वाटर होता है, लेकिन उसमें से मोस्टली क्या होता है? पॉल्यूटेड, खराब हो चुका होता है। लेकिन ये पॉल्यूशन कॉज कौन करता है? इस पॉल्यूशन को डोमेस्टिक यानी कि हम भी कॉज कर सकते हैं। जैसे घरों से आपके किचन का पानी होता है वो आप नालो और उसमें फेंक दो, बाकी जो पानी होता है वो आप वैसे ही फेंक दो। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज में हम पानी को खराब कर देते हैं। पॉल्यूशन इज ड्यू टू केमिकल, जैसे आप ये देखोगे ये एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का जितना भी केमिकल था, अब ये रिवर तो साफ थी, लेकिन देखो कितना ब्लैक वाटर है, ये कितना पॉल्यूटेड वाटर है, इसने इसको इस रिवर में डाल दिया। इस वजह से इस रिवर का वाटर भी क्या हो गया? पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, हम डायरेक्टली कहाँ छोड़ देते हैं? रिवर्स के अंदर छोड़ देते हैं, नालों के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब बात करेंगे व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व द वाटर रिसोर्स, क्या जरूरत है हमें कि हमें वाटर रिसोर्स को बचाना क्यों चाहिए? पहला कारण क्यों हमें पानी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपने तो बोला मैम काफी अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, अगर क्वांटिटी क्वालिटी में खराब भी है तो क्या भी हुआ, ठीक है। हमें पानी को बचाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये प्री कंडीशन है लाइफ की। जीवन तभी पॉसिबल है जब पानी है, ठीक है। तो जल है तो जीवन है, अगर अर्थ पे लाइफ तभी पॉसिबल है जब क्या है? जल है यानी वाटर है। तो बायोस्फीयर या लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल तभी है जब आपके पास हाइड्रोस्फीयर है यानी कि पानी प्रेजेंट है। दूसरी बात, सिर्फ जीने के लिए पानी नहीं चाहिए, वो जीने के लिए जो आप खाना खाते हो, अनाज खाते हो, फूड सिक्योरिटी होती है, उसके लिए भी पानी चाहिए होता है, क्योंकि खेतों में फसल पानी के ही बेस्ड उगती है। और पानी खेतों में जब हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन, यानी कि हमें पानी किसके लिए चाहिए? इरिगेशन के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, सॉरी एक सेकेंड, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो कल्टीवेशन है क्रॉप की, किसी भी फसल की जो पैदावार है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यही पानी जितने भी मिनरल्स है उनको डिसॉल्व करता है और जो प्लांट है उसको वहां तक पहुंचाता है। तो विदाउट बेटर फूड प्रोडक्शन, और जब तक आपके यहाँ पे अच्छी पैदावार नहीं होगी तो आप भारत में फूड सिक्योरिटी ये कैसे इंश्योर करेंगे कि भारत में कोई भी भूखा ना रहे? तो अगर भारत से भूखमरी मिटानी है तो भी पानी को बचाने की जरूरत है। दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज। अब इंडस्ट्रीज जितनी भी आपकी चलती है, जितने कारखाने चलते हैं, उनके अंदर पानी की हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में जरूरत होती है। कैसे? एज अ कूलेंट। आपको पता है इंडस्ट्रीज बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती है, तो इंडस्ट्री को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए कूलेंट की तरह पानी यूज होता है। सिमिलरली इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे में मिलाते हैं, तो सॉल्वेंट की तरह भी पानी ही यूज होता है, और पानी एक रॉ मटेरियल भी है। तो इंडस्ट्रीज का भी काम चलाना है तो पानी को बचाना होगा। अगली बात करें हम, टू बैलेंस द इकोसिस्टम,
आपको पानी को कंजर्व करने की इसलिए जरूरत है ताकि कि आप हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण को डैमेज होने से बचा सके। ठीक है, एट द लास्ट हमें इसीलिए पानी को बचाने की जरूरत है क्योंकि आजकल हर जगह पानी के रिलेटेड स्कैरसिटी, महामारी, तंगी होती जा रही है। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है कि भाई पानी अवेलेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ द वाटर, डे बाय डे क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, और दूसरी बात आपका जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। इसीलिए हमें टाइमली कंजर्व कर लेना चाहिए, किसको? पानी को। टाइमली कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द नीड ऑफ आवर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाई वी आर सपोज टू कंजर्व द वाटर, हमें पानी को कंजर्व करने की क्या जरूरत है, आपको कुछ एनफ पॉइंट मिल चुके हैं, आप इसके बेस पे इसको लिख के आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसोर्स इन इंडिया। पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रिसोर्स है भारत के अंदर। क्यों? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? अभी हमने पॉइंट्स करे ही तो है कि पानी इंसान की सर्वाइवल के लिए, इंसान के जीने के लिए जरूरी है। पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपने सुना होगा कि शिप के थ्रू इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो वाटर वेज जो होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी पानी बहुत हेल्प करता है और चीप सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का। जितना आप एयर से जाओगे या फिर किसी और मेथड से जाओगे, उससे कम पैसा आपको पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में लगता है। इंडस्ट्रीज हैं वो भी पानी को यूज करती है अपना काम करने के लिए। पानी इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए भी जरूरी है, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और पानी हमें एग्रीकल्चर में भी चाहिए, इसीलिए हम भी क्या बोल सकते हैं कि वाटर क्या है? एक क्रिटिकल सोर्स है। यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंस पूछना चाह रहा है कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के अंदर। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, अभी इससे पहले हम फैक्टर्स कर चुके हैं। अगर आप आंसर करके आना चाहे, आपसे पूछा जाए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता दो किस वजह से पानी की स्कैरसिटी है, तो आप वो आंसर भी लिख के आ सकते हैं। मैं आपको एक और आंसर बताती हूँ, क्योंकि ये एक और आंसर मैंने आपको किस लिए बताया, क्योंकि आज तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे वाटर स्कैरसिटी हो रही है भारत में ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, कैसे हो रही है एग्रीकल्चर की वजह से, कैसे हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ये 4 पॉइंट्स मोस्टली आपसे 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप एक्सप्लेन इजीली कर पाओ, इसीलिए आपको ये टॉपिक्स करने हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से कैसे पानी की कमी हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड जो है, रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो भी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी डिमांड वाटर की? डोमेस्टिक घरेलू इस्तेमाल के लिए और बाकी इस्तेमाल के लिए, इसीलिए जो पानी है वो स्कैरसिटी होती जा रही है। दूसरा है एग्रीकल्चर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे मोस्ट फेमस पीवाईक्यू है, हाउ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने से कैसे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कमर्शियलाइजेशन मतलब अब कमर्शियल उस पे आप जब एग्रीकल्चर कर रहे हो, यानी कि आप ये क्रॉप इसलिए उगा रहे हो ताकि कि आपको क्या मिल सके? पैसा मिल सके, आप पैसा छाप सको। तो जब आपको पैसा चाहिए, इसका मतलब आप बहुत छोटी सी लैंड से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे, और जब आप छोटी सी लैंड से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे तो फसल उगाने के लिए हमें इरिगेशन चाहिए, तो आप उसमें बहुत ज्यादा पानी दोगे, खाद डालोगे, तो इन सबसे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमें यही पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया है, जब से हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तब से प्रोडक्शन जो क्रॉप्स की है वो बढ़ गई है और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अब एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, यानी कि पैसा छापने की एक तरीका हो गया है। तो इसी के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, अब फार्मर ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल क्रॉप को उगाना पसंद करते हैं, यानी ऐसी क्रॉप को उगाना पसंद करते हैं जो उन्हें ज्यादा आमदनी दिला सके, जिसकी वजह से अब वो कौन से सीड्स को यूज करते हैं? HYV सीड्स। आपने छोटी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। HYV सीड्स कौन से होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब इन सीड्स की एक प्रॉब्लम है, ये पैदावार यानी प्रोडक्शन, क्रॉप से ज्यादा तो फसल उगाते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा पानी भी चाहिए। ज्यादा पानी चाहिए किसके लिए? इरिगेशन के लिए। और हरियाणा पंजाब के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वहां के किसानों को उस टाइम पे दी गई, जिसकी वजह से किसानों ने खुल के खेतों में पानी लगाया अपनी ट्यूबवेल के थ्रू। और जब इतना ज्यादा पानी आप ट्यूबवेल से नीचे से खींचोगे, ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? आपका जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाएगा? कम, और पीने का पानी लोगों को कम से कम अवेलेबल होगा हरियाणा पंजाब के अंदर। सिमिलरली, एक तो आपने ऐसे ग्राउंड वाटर निकाल निकाल के उसका अमाउंट कम कर दिया, तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दूसरा, आप बहुत ज्यादा खेत में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से जो बचा खुचा पानी है वो भी क्या होता जा रहा है? पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर वाटर की प्रॉब्लम को क्रिएट करता जा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एग्रीकल्चर कैसे वाटर की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख के बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए इंडस्ट्रीज कैसे वाटर की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, तो इंडस्ट्रीज कैसे वाटर की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, जब ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्री होंगी तो उसकी वजह से फ्रेश वाटर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज किसके ऊपर रन करती है, पूरी की पूरी पानी के ऊपर रन करती है। ओके, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए, और वो बिजली अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो उस वो भी हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, पानी से प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिर से हमें ज्यादा पानी चाहिए होगा। एक तो हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी चाहिए, एक हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए जो बिजली चाहिए होती है उसे पैदा करने के लिए पानी चाहिए, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी चाहिए। फिर जो भी हम इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ना, हार्मफुल केमिकल्स है, एफ्लुएंट्स है, वो हम इंडस्ट्री से सीधा पानी में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बचा कुचा पानी है उसको भी पॉल्यूट कर देते हैं। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है उसको इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज कैसे अर्बनाइजेशन, कैसे ज्यादा से ज्यादा जो शहर बनते जा रहे हैं वाटर की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। देखो, जब इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी तो उसकी वजह से अर्बन एरियाज बढ़ते जाएंगे। जब बहुत ज्यादा कारखाने लगाओगे तो उस वजह से बहुत ज्यादा शहर हैं वो बढ़ते जाएंगे, और जब अर्बन एरियाज बढ़ेंगे तो ज्यादा बड़ी बड़ी मार्केट होंगी, ज्यादा बड़े बड़े बाजार होंगे। ठीक है, अब जितने ज्यादा अर्बन एरिया होंगे उतनी ही ज्यादा कैसी होंगी, पक्की सड़कें, सीमेंटेड रोड की। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, इस सीमेंटेड रोड के ऊपर अगर बारिश हो रही है तो ये पानी सीमेंटेड रोड पे ठहरने के बजाय इधर से निकल के कहीं चला जाएगा, ये जमीन के नीचे नहीं जाएगा। यहीं पे अगर यहाँ पर कच्चा रोड होता, ठीक है, तो पानी क्या होता, नीचे चला जाता, और नीचे जाके किसको रिचार्ज कर देता, ग्राउंड वाटर को अप कर देता, हाई कर देता, पानी स्टोर हो रहा है, पानी खराब नहीं हो रहा बह के। ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया ज्यादा हो जाएंगे तो सीमेंटेड रोड क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा सीमेंट की रोड हो जाएंगी, वो नहीं अलाउ करती वाटर को नीचे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, मतलब पानी को नीचे की तरफ फिल्ट्रेट नहीं होने देती, नहीं जाने देती। ठीक है, इस वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि ये प्रॉब्लम हमें गांव में, रूरल एरियाज में नहीं देखने को मिलती। वहां पे कच्ची सड़कें होती है, बारिश का पानी सीधा रोड पे गिरता है और नीचे जमीन में चला जाता है और वाटर लेवल को इंक्रीज कर देता है, बट शहरों में ऐसा नहीं होता। अर्बनाइजेशन की वजह से अनप्लान्ड वाटर पॉल्यूशन भी होता है, कहीं पे इंडस्ट्री लगा दे, वो इंडस्ट्री पॉल्यूशन निकालेगी, वो पानी उसमें चला जाएगा। अर्बनाइजेशन की वजह से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जैसे कि नदियां हैं वो भी खराब हो रही है। जैसे आप देख सकते हो दिल्ली के यमुना के अराउंड बसा हुआ है दिल्ली, तो पूरी यमुना को पॉल्यूट करके रखा है किसने, दिल्ली, जो कि एक शहर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिटीज आर ओवर पॉपुलेटेड, जितने भी शहर हैं वो उनमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो होपफुली, वैसे ये सारा रिपीटेड सा ही था, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसलिए बताया था कि आप बेटर आंसर्स अगर इन 4 सेगमेंट्स में पूछे जो जा चुके हैं उन पे रिपीटेडली पूछा जाए तो आप इजीली उसे लिख सको। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ द वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। भारत में अगर पानी की प्रॉब्लम्स देख ली हमने क्या क्या है, अब अगर हमें भारत में पानी को बचाना हो तो हम किन मेथड्स को यूज करें जिससे भारत के अंदर वाटर कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, तो देखिए 5 मेथड्स है वाटर कंजर्वेशन के। पहला मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसे स्टोर कर लो, इसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, इस पे आपसे पूरा डिटेल में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट इरिगेशन मेथड। हमारा जितना भी पानी है वो मैक्सिमम भारत के अंदर खेती के अंदर यूज होता है। ठीक है, खेती के बाद इंडस्ट्रीज में और बाकी कामों में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम क्यों ना ये करें कि एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स को लेके आए, मतलब हम ऐसे सिंचाई, ऐसे इरिगेशन के मेथड्स को लेके आए जिसमें पानी तो खेतों को जितना चाहिए उतना मिले, लेकिन पानी की वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, इसको बोलेंगे एफिशिएंट मेथड। ऐसे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल एफर्ट्स, अब सारे एफर्ट्स सिर्फ बारिश का पानी बचाने से, खेतों में कम पानी इस्तेमाल करने से नहीं होगा, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी हमें करने पड़ेंगे। जैसे हम नल खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, जो वाटर हम यूज कर रहे हैं यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, हम ऐसा हो सकता है उसे अपने गार्डन्स के अंदर यूज कर ले। तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको एफर्ट्स करने चाहिए पानी बचाने के। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या आज तक गवर्नमेंट्स कुछ पॉलिसीज चलाती है, जैसे कि आपके एग्जाम में आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जल जीवन मिशन के बारे में दे रखा है, जिसपे आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक तो रेन हार्वेस्टिंग पे बहुत आपका फुल मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क्स। सिमिलरली मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट पे भी आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब होता है डैम्स जो हम बना रहे हैं, तो डैम्स भी एक तरीका होता है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं।
पहला है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप पानी को हार्वेस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, स्टोर कर रहे हो। वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत चीप तरीका है, यानी सस्ता तरीका है किसको? पानी को बचाने का। इंडिया के अंदर लोगों को काफी अच्छी जानकारी होती है कि उनके इलाके में कितनी रेनफॉल, कितनी बारिश होगी और वहां का जो सॉयल टाइप है, वहां की मिट्टी कैसी है, जिसके बेस पे हर इलाके के लोग अपनी अपनी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की टेक्निक बना लेते हैं, मेथड बनाते हैं। अब मेरे इलाके में किसी और तरीके की बारिश, मतलब कितनी कम अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है, तो मैं अलग तरीका अपनाऊंगी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। कहीं और ज्यादा बारिश होती है तो वो अलग तरीका अपनाएंगे उस पानी, बारिश के पानी को स्टोर करने का। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है हम ये देख लेते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप ग्राउंड वाटर, जो धरती का जो पानी है, उसका लेवल बढ़ाते हो और बारिश के पानी को स्टोर करते हो। किसकी मदद से? पाइप और टैंक की मदद से। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ये कहाँ करा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सेमी एरिड रीजन, यानी बहुत जो सूखे एरियाज होते हैं राजस्थान के, सबसे स्पेशली जैसे कि बीकानेर के अंदर ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। जितने भी हाउसेज है राजस्थान के अंदर, उनके अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स बना रखे हैं, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे टैंक्स बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स बना रखे हैं। जितने भी राजस्थान में घर है मोस्टली उनके अंदर, जिनमें पानी को ये स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये टैंक क्या होता है? टैंक एक सर्कुलर पिट, यानी एक सर्कल की शेप में एक गड्ढा होता है, पिट होती है, जिसके अंदर हमें बारिश का पानी स्टोर करना होता है। ये जो टैंक है ये किससे कनेक्टेड होता है? रूफ से कनेक्टेड होता है। ये आपकी क्या है? रूफ, छत है, इससे कनेक्टेड हो गई। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ पाइप। यहां से एक पाइप है और यहां से एक पाइप है, किससे कनेक्टेड है? आपके टैंक से कनेक्टेड है। अब क्या होगा जब यहाँ पे बारिश आएगी? ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई बारिश गिर रही है, तो इस रूफ पे बारिश गिरेगी, इस छत पे बारिश गिरेगी, इस पाइप के थ्रू ये पानी जाएगा और कहाँ चला जाएगा? पाइप से जाएगा और टैंक में चला जाएगा। अक्सर क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट स्पेल ऑफ वाटर है, पहली बारिश होगी, उसके पानी को इकट्ठा ना करके उसे छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुई है, तो ये जो नाले हैं, ये जो पाइप्स है, इनमें कचरा वगैरह होगा, ताकि कि वो कचरा क्या हो सके? साफ हो सके। इसलिए जो पहली स्पेल वाटर होती है, पहली बारिश की फुहार होती है, उसका पानी ऐसे ही निकाल दिया जाता है, उसे स्टोर नहीं किया जाता। उसके बाद जितना भी पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, वैसे ही किसी टैंक में पानी भर लूं मैं, बारिश का हो रहा है, तो उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेगी। लेकिन छत से पानी आता हुआ पाइप से कनेक्ट करके अगर उसको रोकूं मैं, ठीक है, रेनफॉल वाले को, तो उसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई ये इतनी ज्यादा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान के ही लोग क्यों करते हैं? राजस्थान में तो हर घर में आपको ऐसे पानी की स्टोरेज के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। कारण देखिए राजस्थान के लोग इसे क्यों करते हैं। क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि जो रेन वाटर, बारिश का पानी होता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है। ठीक है, तो उससे स्टोर करने से बढ़िया और क्या ही आपके पास बात है। ठीक है, रेन वाटर एक रिलायबल सोर्स है ड्रिंकिंग। अब जब ये अगर इतना प्योर पानी है, तो आप इसको किसके लिए यूज कर सकते हो? ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा नमक वाला पानी होता है, तो ये बढ़िया पानी होगा। अब क्या है, आपने घरों के साथ टैंक बना रखे थे। ठीक है, आपका लेटर सपोज ये घर था, तो नीचे आपने क्या बना रखा है? टैंक बना रखा है। इस टैंक के अंदर क्या होगा? पानी है। अब अगर ये टैंक बना हुआ है, तो इसकी वजह से समर में जो हीट है, अब इस ये टैंक के आसपास का आजू बाजू का जो कमरा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें टेम्परेचर क्या होगा? कम रहेगा, वो कमरा ठंडा रहेगा, क्योंकि उसके साइड में पानी का टैंक बना हुआ है। तो अंडरग्राउंड जो रूम्स है, वो आपके जो टैंक है, उनकी जो समर में हीट है उसको बीट करने में, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। राजस्थान में कोई पेरिनियल रिवर भी नहीं है पूरे साल जो बहे, तो टैंक से अच्छा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, ऐसे टैंक बनाने से जो राजस्थान के एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है, वहां पे जो वाटर के स्रोत है, उनपे प्रेशर कम देखने को मिलता है। ये एक चीप तरीका है वाटर को स्टोर करने का, और ये आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो आपका जमीन का पानी है, उसको भी स्टोर करने में हेल्पफुल होता है, और ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका होता है। जबकि डैम्स के अंदर हम आगे देखेंगे, वो बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर ये मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड गुल्स एंड कुल्स। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग देखी थी, कहीं कहीं पे रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए और भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड्स को रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के अंदर कलेक्ट कर दिया जाता है। ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी साइड में बाउंड्रीज बना के यहीं पे
पूरी की पूरी एग्रीकल्चर फील्ड में ही पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि इन रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम से, लोकल नामों से जाना जाता है। जैसलमेर के इसको अंदर इसको खांडीन्स के नाम से जानते हैं, और बाकी जो भी राजस्थान के पार्ट है उसे वहां पे जोड़ के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली ऐसे ही पानी को स्टोर करने के स्ट्रक्चर्स को हिमाचल के, हिमालयाज के जो एरियाज है वहां पे क्या बोला जाता है, गुल्स और कुल्स बोला जाता है। अब हर जगह के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो हिमालय में इसको क्या बोला जाता है, गुल्स और कुल्स बोला जाता है। ये क्या है, कैनाल्स है, मतलब ऐसे जैसे आपकी कैनाल इरिगेशन होती है ना, नहरें बना के, नहरों को आप क्या बोलते हैं, नहरों को गुल्स और कुल्स बोलते हैं। ये किसके लिए यूज होती है, बारिश के पानी को नहरों के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, गिव मी अ मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा। ओके, सॉरी, ये वाली स्लाइड थोड़ा सा पहले आनी थी, उससे इसके बाद जो आनी थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, इसीलिए मैं इसको यही बताना चाहूंगी। Why rooftop water harvesting is most common practice in Shillong and the मेघालय। हमने देखा कि rooftop water harvesting राजस्थान में यूज होती है, उसके अलावा मेघालय के शिलोंग में भी यही काम बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका कारण क्यों है, क्या मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश, देखो राजस्थान में इसलिए किया जाता है कि राजस्थान में और कोई पानी का स्रोत नहीं है, वहां पे कोई रिवर नहीं है। मेघालय के अंदर इसलिए किया जाता है, भाई वहां पे इतनी ज्यादा बारिश होती है। मेघालय का एक रीजन है मैसन राम, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। मैसन राम के अंदर चेरापूंजी में जो है, वहां पे आपकी सबसे ज्यादा पानी होती है। ठीक है, शिलोंग के अंदर चेरापूंजी एंड द मैसनराम, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वर्ल्ड में। ठीक है, फिर भी शिलोंग में क्या देखने को मिलता था, हमें पानी की कमी देखने को मिलती थी। तो वहां के लोगों ने क्या करा, उन्होंने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब छतों से अब पानी आता है पाइप के थ्रू और कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। नियरली 15 to 25% जो वाटर की रिक्वायरमेंट है घरों में, वो इसी से कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से तमिलनाडु पहला स्टेट, या आपकी एनसीईआरटी की कुछ चीजें जो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तमिलनाडु पहला स्टेट बना इंडिया के अंदर जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है। कंपलसरी मतलब जिस घर में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है उसके खिलाफ लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये कंपलसरी है। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर उसके घर पे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा स्टेट है जहां पे ऐसा कंपल्शन किया गया है, तमिलनाडु इज द स्टेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। अब जितना भी मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, अगर इन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतनी डिटेलिंग लिख के आनी है, अदरवाइज आपको सिर्फ एक यही स्लाइड लिख के आनी है। इसका भी आपको कंसाइज फॉर्म में ही लिख के आना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर को कंजर्व करने का दूसरा तरीका है कि आप एफिशिएंट इरिगेशन मेथड ढूंढिए, यानी ऐसे इरिगेशन के तरीके ढूंढिए जिससे पानी की वेस्टेज कम से कम हो। ऐसा ही एक तरीका है, वो है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। कौन सा है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। अब ये कहाँ पे बहुत ज्यादा इसको अपनाया जाता है, ये आपका यूज किया जाता है कौन से स्टेट के अंदर, मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर शुरुआत करी गई थी, आजकल ये हर जगह यूज किया जाता है। अब बैम्बू ड्रिप में क्या होता है, ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर बैम्बू को पाइप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये बैम्बू हो गया आपका। ठीक है, इस बैम्बू की ऐसे पाइप्स बना ली जाती है और ये बैम्बू की पाइप्स का एक नेटवर्क बना लिया जाएगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते। अब लेट अस सपोज यहां से क्या जा रही है, रिवर जा रही है। सेकेंड, यहां से आपकी रिवर जा रही है, तो अब रिवर का पानी इस बैम्बू की इसमें भी गिरेगा, तो यहाँ से इसमें गिरेगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। अब ये इसके अंदर कैसे जा रहा है, यहाँ पे हमने कोई मशीन फिट कर रखी है नहीं। अब ये स्लोप है तो ये ग्रेविटी के तहत नीचे आता है, यहाँ से नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर नीचे आया। और ये लेट अस सपोज यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। इसको आगे ये देखो जैसे यहाँ पे है, बहुत धीरे धीरे 1 by 1 इजीली ये प्लांट्स तक इरिगेट करता रहता है। तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड है जिसमें रिवर के पानी को सीधा आप बैम्बू से पाइप बनाते हो और खेतों तक ले आते हो। ठीक है,
So bamboo pipe are arranged in such a manner that divert the perennial river water on the hilltop to the lower area by the gravity. बैम्बू की पाइप्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो हिल टॉप पे जो पानी है, ठीक है, पेरिनियल रिवर जो ऐसी रिवर है जो सारा साल बहती रहती है हिल टॉप पे, बिल्कुल चोटी पे पहाड़ की, वो उसका जो पानी है वो नीचे वाले एरियाज में आए, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाए। बैम्बू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को प्लांट तक, ठीक है, और उसको बाकी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसा सबसे पहले मेघालय में किया गया था और आज बहुत से जगहों पर होता है। अब हम इंडिविजुअली क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं पानी को कंजर्व करने की, अगर उसकी बात करूं तो जब आप ब्रश करते हो आप पानी को खुला छोड़ते हो, उसको अवॉइड करो, ठीक है। इरेशनल यूज जो आप जिस भी तरीके से पानी का कर रहे हो उसको कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप अवेयरनेस फैलाने का काम कर सकते हो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि पानी को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज है जो आपको वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रमोट करती है, यानी गवर्नमेंट ने पानी को बचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है। तो सबसे पहली पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने पानी को बचाने के लिए बनाई, और यही आपके एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, दैट इज जल जीवन मिशन, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में ऐड हुआ तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन के तहत इंडिया की जो सरकार है, पार्डन मी, इंडिया की जो सरकार है वो ज्यादा प्रायोरिटी देगी, यानी कि इंपॉर्टेंस देगी किसको, क्वालिटी वाटर को। अच्छी क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए हर एक इंसान को, कौन से एरिया में, गांव के एरिया में, हर एक इंसान को गांव के एरिया में अच्छी क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए अपनी लाइफ जीने के लिए। इसीलिए ये वाटर मिशन जो जल जीवन मिशन है वो लॉन्च किया गया ताकि वाटर स्कैरसिटी, वाटर की कमी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा मैम कितना पानी मिले, जब आप कहोगे कि अच्छी क्वांटिटी का पानी मिल रहा है, एटलीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे, हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी अवेलेबल होना चाहिए, हर एक हाउस होल्ड को, सॉरी, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड को पोर्टेबल वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। ये मिशन किसका है, आपकी गवर्नमेंट का मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप जिस तरीके से आप पानी को कंजर्व कर सकते हो, तो फिफ्थ तरीका होता है पानी को बचाने का, डैम बना दो, बांध बनाओ, ठीक है। इन्हीं डैम्स को हम एक और नाम से जानते हैं, सॉरी, इन्हीं डैम्स को हम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिवर वैली इसलिए क्योंकि ये नदियों पे बनते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पानी को रोकने का काम नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली पैदा करने का काम नहीं करते, ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होते हैं ये डैम्स। इसी वजह से इन्हें मल्टीपर्पज डैम्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बोला जाता है। अ रिवर वैली प्रोजेक्ट सर्व्स द नंबर ऑफ पर्पस, बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है एक ही टाइम पे, जैसे कि खेतों तक पानी पहुंचाना, इरिगेशन, बाढ़ को रोकने का काम करते हैं डैम्स, बिजली प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बोला जाता है। Dam is a barrier across the flowing river that controls the flow of the water by creating the reservoir or the lake. Actually में डैम क्या होता है, डैम कुछ भी नहीं है, ये एक क्या है, बैरियर है, किसके अराउंड, फ्लोइंग वाटर के अराउंड। ये बहता हुआ अगर यहाँ से पानी है, ये यहाँ से पानी बह रहा है, तो इसके अराउंड एक बैरियर बनाना है, एक हमें बांध बनाना है, और जिससे जो पानी का फ्लो है, बहाव है, वो रुक जाए, एकदम से पानी ना जाए। इस तरीके से बनाते हैं कि पीछे की तरफ ये रिजर्वायर या फिर लेक बन जाए। रिजर्वायर होता है कि एक बहुत बड़ी स्टोरेज स्ट्रक्चर बन जाए जहां पे पानी को इकट्ठा किया जा सके। अब ये जो चैनल्स है ये अपनी मर्जी से खोले जाता है, अगर खोले जाएंगे तो पानी आगे जाएगा, अगर बंद कर दिए तो पानी आगे की तरफ नहीं जाएगा, पानी यहीं पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये जो डैम्स है, ठीक है, ये पानी को स्टोर करने में बहुत हेल्पफुल है, पानी को कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल है। तो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स तो पक्का है ही है, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, यानी कि ये किसी तरीके से ह्यूमन को इम्पैक्ट, हार्म भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है डैम्स के। डैम्स के पॉजिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके, पूछे जा सकते हैं। अगर कई बार सवाल जो एडवांटेज पे पूछा जाता है उसकी स्टेटमेंट डायरेक्टली ये नहीं बोली जाती कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डैम्स इन इंडिया, ये पूछा जाता है who proclaimed that the dams are the temple of modern India and why, किसने ये बोला कि डैम्स यानी कि जो बांध है वो भारत का
मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत का क्या है, टेम्पल है, मंदिर की तरह है। ये बोला किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। उसे भारत का मंदिर इसलिए बोला गया डैम्स को बिकॉज वो बहुत सारे कामों में हेल्पफुल होते हैं, यानी एडवांटेजेस पूछ रहा है आपसे। पहला काम जो डैम्स करने में हेल्पफुल होते हैं वो क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ से, लेट अस सपोज ये आपका पानी यहाँ से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, इधर आगे की तरफ जा रहा है, इसको जाने नहीं देंगे, एकदम से फॉल करेगा और यहाँ पे टरबाइन लगा होगा। अब जैसे ही पानी फॉल करेगा ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। आपने बचपन में पढ़ाई है, और टरबाइन रोटेट करने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द टरबाइन, हम टरबाइन की मदद से क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, पानी की जो काइनेटिक एनर्जी उसकी फ्लो की वजह से, उसकी हाइट की वजह से, सॉरी उसके फ्लो की वजह से, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक क्लीन पॉल्यूशन फ्री मेथड होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। दूसरा कारण हमारे लिए डैम्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो फ्लड को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि डैम्स फ्लड को कंट्रोल कैसे करते हैं। डैम्स देखिए किस तरीके से फ्लड को कंट्रोल करेंगे। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे क्या बना दिया, डैम बना दिया। इधर से आपका पानी का बहुत ज्यादा बहाव आ रहा था। अगर पानी का बहाव, अगर यहाँ पे डैम नहीं था तो ये पानी जो बहुत बहता हुआ आ रहा है आगे जाएगा और यहाँ पे बाढ़, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक बांध बना दिया, एक डैम बना दिया, तो ये पानी को यहीं पे क्या कर लेगा, रोक लेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको स्टोर कर लेगा। तो अगर पानी को ये यहाँ पे स्टोर कर लेगा, उसे आगे नहीं जाने देगा, तो हमें आगे वाले एरिया में फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं डैम्स। Just give me a minute. Dams help in controlling the flood by storing and regulating the water. Water को स्टोर करके, रेगुलेट करके, मतलब जब मन चाहे उसे जाने दो, जब मन चाहे उसे रोक लो। ये बहुत सारी रिवर्स जो सोरो ऑफ जो सोरो के उससे जाई जाती है, मतलब जो रिवर्स दुख लेके आते हैं, जैसे कोसी रिवर बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है, ऐसे रिवर्स के ऊपर इन डैम्स को बनाया जाता है ताकि कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। सिमिलरली सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाने के लिए डैम्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे हैं सॉइल को बचाने के लिए डैम यूजफुल, देखो डैम की वजह से जो पानी की स्पीड है, हमने देखा डैम पीछे पानी को रोक लेता है और आगे भी बहुत धीरे धीरे पानी को जाने देता है। तो पानी की स्पीड को डैम्स क्या कर देता है, कम कर देता है। जब पानी की स्पीड कम होगी तो वो मिट्टी को बहुत तेजी से नहीं बहा के लेके जाएगा और सॉयल इरोजन को क्या करेगा, कम करेगा। और सॉयल इरोजन मतलब सॉयल को कंजर्वेशन करने से बचाएगा, ठीक है। इरिगेशन के लिए भी यूज होता है डैम्स। कैसे, क्योंकि डैम्स सिर्फ और सिर्फ बिजली ही नहीं प्रोड्यूस करते, सिर्फ और सिर्फ फ्लड ही नहीं कंट्रोल करते, बट एक अच्छा स्टोरेज स्ट्रक्चर भी है इरिगेशन के लिए। देखो यहाँ पे डैम्स में हमने क्या देखा था, पीछे की तरफ यहाँ पे आपका पानी क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। अब इस स्टोर वाटर को जब मन चाहे कैनाल्स के थ्रू, यानी नहरों के थ्रू हम खेतों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। कैनाल इरिगेशन सिर्फ और सिर्फ डैम्स, बांध की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट वी विल डू इज द रिक्रिएशनल वैल्यू। डैम सिर्फ और सिर्फ ये काम करने के लिए नहीं, ये रिक्रिएशनल वैल्यू भी क्रिएट करता है, यानी कि डैम्स टूरिज्म को भी जनरेट करते हैं। अब डैम्स के आसपास का एरिया इतना ब्यूटीफुल होता है जिसकी वजह से वहां पे टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटक स्थल बनाए जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द डैम एरिया, वो एरिया बहुत ब्यूटीफुल होता है, इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी ग्रो करते हैं और इकोनॉमी को भी हेल्प होती है। तो इस सारे कारणों की वजह से जो डैम्स है उन्हें टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा गया है। अब बात करेंगे, तो हमने अच्छी बातें कर ली डैम्स के बारे में। क्या डैम्स बहुत अच्छा ही काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, डैम्स डिसएडवांटेजेस भी कॉज करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। सबसे पहला, जहां वो सॉयल को इरोड होने से बचा रहे थे, खराब होने से बचा रहे थे। कैसे खराब होने से बचा रहे थे, पानी का बहाव बहुत तेज नहीं होगा तो मिट्टी आगे बह के नहीं जाएगी और सॉयल कंजर्व रहेगी। वही वो आपकी जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी को खराब करते हैं। कैसे फर्टिलिटी को खराब करते हैं, देखते हैं। डैम जब फ्लड को कंट्रोल करते हैं तो वो नेचुरली पानी जो है उसको आगे नहीं आने देते। रिवर्स को कंट्रोल करने की वजह से जो उसके सेडिमेंट्स है वहीं पे रुक जाते हैं। देखिए कैसे समझते हैं इसको। ये डैम है, ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही थी, आपने क्या करा, रिवर को आगे नहीं जाने दिया डैम की वजह से। अब क्या होगा, रिवर जो आ रही थी अपने साथ कुछ पार्टिकल सेडिमेंट्स लेके आ रही थी और जो बहुत अच्छे न्यूट्रिशन के अंदर थे, ठीक है, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन के अंदर थे। अब पानी इतनी देर एक जगह खड़ा रहेगा तो क्या करने लग जाएंगे, ये पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे, नीचे की तरफ बैठने लग जाएंगे। ये पार्टिकल्स सारे के सारे कहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर वाले एरिया में कोई पार्टिकल नहीं रहेंगे। अब जब ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए, अब अगर आप डैम के रास्ते खोलोगे भी तो ये पानी तो आगे जाएगा बट न्यूट्रिएंट्स आगे
नहीं जाएंगे। तो आगे वाली जो सॉयल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है आप उनको क्या कर देते हो, कम कर देते हो। आप उसको इरोजन से तो बचा लेते हो, तेजी से बहने से तो बचा लेते हो, लेकिन उसी के साथ साथ उसके न्यूट्रिएंट्स भी कम कर देते हो। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये हार्म करता है किसको, फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। ओल्ड सॉयल आर नॉट एबल टू, जो पुरानी मिट्टी है आर नॉट एबल टू रिवाइव इटसेल्फ, अपने आप को फिर से नया नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी के साथ साथ ये हार्म करता है किसको, एक्वेटिक जो एनिमल्स है उनकी लाइफ को भी हार्म करता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बांध बना दिया, तो जो यहाँ पे पानी है और इधर पानी है, अब बांध बनने की वजह से जो भी आपकी यहाँ पे जो भी आपके लेट अस सपोज यहाँ के फिश है, यहाँ के फिश है, ये इसको यहाँ से ट्रांसफर तो नहीं हो सकती, ठीक है, ये यहाँ से क्या रह जाती है, इधर से इधर ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट नहीं होती किसकी, एक्वेटिक लाइफ की। और जो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसकी वजह से उन्हें सफिशिएंट मटेरियल्स भी नहीं मिल पाते, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में नहीं होता है, इंटरेक्ट करना होता है, तो फ्री मूवमेंट ना होने की वजह से भी एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा जो डैम्स है उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर भी देखने को मिलता है। जहां पर भी बांध बनते हैं वहां पर लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और उन्हें नई एरियाज के अंदर फिर से स्थापित किया जाता है, वहां पे नई जगहों पे रखा जाता है, वहां पे नई उन्हें भी सूट करे, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स, और इन्हीं जो लोगों को एकदम से उनकी जगहों से हटा दिया जाता है, इस वजह से हमने बहुत सारी सोशल मूवमेंट, समाज में बहुत सारी मूवमेंट्स देखी है। जो फेमस मूवमेंट है वो कौन सी है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, जो किसके अगेंस्ट थी, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ थी, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जब नर्मदा रिवर पे बन रहा था गुजरात के अंदर, तो वहां के लोगों को वहां से जगह खाली कर देने के लिए बोलता, तो लोगों ने आंदोलन किया, कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये जो डैम्स बनाते हैं ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है रिच और पुअर के बीच में। देखो, डैम से जो बिजली बनेगी, डैम से जो इरिगेशन होगा, उसका फायदा किसको होता है, सिर्फ बड़े किसान को होता है, ठीक है। और उससे इंडस्ट्री बेनिफिट होता है, तो बड़ा किसान और इंडस्ट्री तो पहले उन्हें फायदा था, और अभी जो डैम से पानी मिल रहा है, जो बहुत अच्छा पानी मिल रहा है और कम रेट पे मिल रहा है, तो उनसे इन्हें तो फायदा हो रहा है। लेकिन जो वहां पे कम्युनिटी, जो गरीब इंसान वहां से रह रहे थे, जिनको वहां से जगह खाली कर देने को बोला, उन्हें क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट जो नुकसान है डैम्स का, वो है चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। अब एक इलाके में पानी, जो वाटर है, लेट अस सपोज हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में वाटर नहीं था इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो हरियाणा कायदे से जो राइस की क्रॉप है वो नहीं उगा सकता, ठीक है। क्यों नहीं उगा सकता, क्योंकि राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज डैम्स इतने सारे बना दिए, और डैम क्या करा देता है, कैनाल इरिगेशन, डैम पानी को स्टोर करता है और फिर कैनाल के थ्रू कहाँ भेज देता है, हरियाणा तक भेज देता है। इस वजह से हरियाणा भी अब क्या उगाने लग जाता है, राइस को प्रोड्यूस करने लग जाता है। आप बोलोगे मैम हरियाणा राइस को प्रोड्यूस करो, उससे प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जिस एरिया की फसल नहीं है, आप जब वहां पे उसको उगाते हो, तो उस वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक प्रॉब्लम जो हरियाणा देख रहा है वो क्या है, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉयल, जो यहाँ की सॉयल है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो डैम्स एक अच्छा सोर्स होता है इरिगेशन का, क्रॉपिंग के लिए, लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हम नहीं ग्रो कर सकते थे, उगा नहीं सकते थे, आजकल वो एरियाज भी ऐसी क्रॉप्स को उगा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है डैम्स की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डैम्स की, आर्टिफिशियल फ्लड। आप एक जगह तो डैम्स की मदद से बारिश को जो फ्लड है, बाढ़ को रोकने का काम कर रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं ये जो बांध है वो आर्टिफिशियली, नेचर नहीं कर रहा है, ह्यूमन ही किसको कॉज कर रहा है, फ्लड को कॉज कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन कंट्रोल करता है डैम वाटर को, जो नेचुरल वाटर को प्रिवेंट करता है। देखिए इसमें होगा क्या, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने डैम बनाया, ठीक है, यहाँ से आपका पानी आ रहा था, पानी की यहाँ से रिवर की सप्लाई थी, ठीक है, इधर आपका आगे वाटर जा रहा है। अब यहाँ पे आप स्टोर करके रख रहे हो इसको, तो स्टोर करके रखोगे तो लेट अस सपोज ये डैम इतना ही गहरा है, कहीं तक तो इसकी गहराई होगी। अब आप इसको स्टोर करके रख रहे थे, तो मैंने क्या बताया था, सेडिमेंट्स क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके यहाँ तक क्या भर गए, सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्स। अब पहले तो इस डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी थी, अब इस डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रह गई सिर्फ इतनी। तो अब जो ये इतना पानी है, इसको क्या करोगे, आपको एकदम से रिलीज करना पड़ेगा। अब एकदम से जो ये रिलीज करना पड़ेगा, नेचर होता तो ये फ्लड ना आती, लेकिन अब एकदम से जो इतना पानी रिलीज करना पड़ेगा, उसकी वजह से फ्लड आएगी, ठीक है। तो यही बता रखा है कि
नेचुरल फ्लो को जब हम प्रिवेंट करते हैं तो सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, डैम के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन की वजह से, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से फ्लड ट्रिगर होती है, इवन जब बहुत कम बारिश हो तब भी। तो ये प्रॉब्लम्स है जो डैम कॉज करता है। ठीक है, अब ये था आपका मेन चैप्टर। अब हम कुछ जो इन बिटवीन जो आपके बॉक्सेस में देखने को मिलता है उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि क्या डैम जैसा कोई स्ट्रक्चर प्राचीन भारत में होता था, तो उसके ऊपर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर इलाहाबाद के पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो पानी को, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए काम आता था। सिमिलरली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स वगैरह बनाई जाती थी। इसके एविडेंस, इसके प्रमाण हमें कलिंगा उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई, जो बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, वो कहाँ बनाई गई है, वो कौन सी है, भोपाल लेक यानी एमपी में बनाई गई है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ टैंक्स बनाए हैं, हौजा खास टैंक दिल्ली के अंदर, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इल्तुतमिश ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है श्री फोर्ट एरिया के आसपास। तो ये सारी जो चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे जरूर देख लेना, थोड़ा बहुत आपको याद भी रह जाए तो आप 1-2 नंबर का अगर क्वेश्चन आए, बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट करने की कोशिश करें सीबीएसई, तो आप आंसर कर सकते हैं। ये भी आपके उन्हीं में से है जो इन बिटवीन है, जो आपके बॉक्सेस के अंदर देखने को मिलता है। सरदार सरोवर डैम पे एक नोट लिखिए जो नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से जो रिवर है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये यहाँ से जो रिवर है वो कौन से रिवर है, आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, नर्मदा रिवर। इसी नर्मदा रिवर, ये मध्य प्रदेश, ये यहाँ से नर्मदा रिवर जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होके जाती है और महाराष्ट्र के भी थोड़े से एरिया को टच करती है। तो 3 स्टेट्स को टच करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, और इवन हल्का सा किसको भी टच करती है, राजस्थान को भी टच करती है। इनके बॉर्डर पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर डैम। नदी कौन सी पे है, ये आपकी नर्मदा नदी पे। किस लिए बनाया गया, ताकि कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, डेजर्टिक एरिया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ताकि ये जो डैम है वो इरिगेशन पहुंचा सके, यानी कि खेतों तक पानी पहुंचा सके, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये अश्योर्ड सप्लाई देने का काम करता है। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आपके ही बुक के अंदर मेंशन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बोलती है हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इरिगेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करने की बात करती है, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। इसके अलावा ये बोलती है ऐसे इरिगेशन के, ऐसे सिंचाई के मेथड्स लेके आओ जो एफिशिएंट हो, यानी कि जो पानी की जो वेस्टेज है उसको कम से कम करे, और जो पानी की अवेलेबिलिटी है, पौधे तक पानी ज्यादा पहुंचे। मतलब अगर पानी की वेस्टेज हमें कम से कम करनी है तो हमें नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये एक फसल है, इसको एक एक ड्रॉप करके पानी मिलता जाए, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स बताइए जिनके बीच में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, यानी कि नदी को लेकर डिस्प्यूट है, तो 2 आप बता सकते हो, एक कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है, एक कौन सा है, रावी ब्यास डिस्प्यूट है। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट कौन सा है, कौन कौन से स्टेट के अंदर है, ये कृष्णा, ये पानी की शेयरिंग को लेके, आपको पता है कि एक नदी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट से नहीं होकर गुजरती, 2-3 स्टेट से होकर गुजरती है। तो जब वो 2-3 स्टेट से होकर गुजरती है तो जो स्टेट पहले पड़ता है, कई बार वो पानी को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरे स्टेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और इस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट है वो स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, सिमिलरली जो रावी ब्यास डिस्प्यूट है वो किसके अंदर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर ये डिस्प्यूट है। तो ये आप बता सकते हो। ये जो लास्ट के 3-4 स्लाइड्स थे, ये सारे के सारे इन बिटवीन क्वेश्चन थे। अगर आपसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाए, इसके अलावा आपका कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। टिल दिस टाइम, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।